वेलकम टू आवर चैनल। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो आपके साथ क्या होगा? वेल फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विद द टाइटल व्हाट इफ यू फॉल इनटू अ ब्लैक होल। हमारा यूनिवर्स इन्फिनाइट मिस्ट्री से भरा हुआ है और अकॉर्डिंग टू गैलेक्सी एस्ट्रोनॉमर्स एंड स्पेस साइंटिस्ट हमने हमारे यूनिवर्स का सिर्फ 4% पार्ट ही एक्सप्लोर किया है। और आप लोग ये जानकर हैरान हो जाओगे कि जो 4% पार्ट हमने एक्सप्लोर किया है वो हमारे अभी मॉडर्न टेलीस्कोप से सिर्फ विजिबल पार्ट है। इसका मतलब 96% ऑफ यूनिवर्स अभी भी अनडिस्कवर्ड है, जिसको हम अपने टेलीस्कोप से देख ही नहीं सकते। और उस 4% ऑफ यूनिवर्स में से सबसे बड़ी मिस्ट्री है ब्लैक होल, जिसको हम आज तक कम्प्लीटली डिस्कवर्ड नहीं कर पाए हैं। और आप लोग ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आज तक हमने एक रियल ब्लैक होल की फ़ोटो को कैप्चर भी नहीं किया है। लेकिन हम अपने यूनिवर्स में घट रहे अलग अलग घटनाओं से ये प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं कि आखिर ब्लैक होल क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हमने आज तक देखा ही नहीं है, हम उसकी एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूव कर सकते हैं? वेल, इसका आंसर है द फर्स्ट ब्लैक होल एग्जिस्टेंस बताई गई थी कार्ल सोजर्स के द्वारा इन द सन ऑफ 1916 एंड 1958 में ब्लैक होल के ऊपर ही सबसे पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसको पब्लिश किया था डेविड फिंकलेस्टन ने। और अभी जो आप इमेज को देख रहे हो ये एक रियल ब्लैक होल की इमेज हो सकती है और इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज भी बनाई गई हैं। और ये इमेज अभी कुछ रिसेंटली ईयर्स में ही खींची गई थी। लेकिन जिस ब्लैक होल में हम अभी जंप करने वाले हैं, हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए कि असल में ब्लैक होल क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ब्लैक होल किसी तरह का कोई भी पोर्टल नहीं है, जैसे कि हम किसी पोर्टल से जाते हैं और दूसरी साइड से निकलते हैं। इससे हम लाइट से भी फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। असल में ब्लैक होल एक बहुत ही ज़्यादा अलग तरह का होल है, जो कि एक स्टार के एक्सप्लोजन से बना हुआ है, जिसकी ग्रेविटी अनइमेजिनेबल अमाउंट्स में होती है। यानी अगर आप ब्लैक होल के अंदर कोई टॉर्च लाइट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो टॉर्च लाइट भी कभी भी उस ब्लैक होल से बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। हम सभी ये जानते हैं कि हम मिल्की वे गैलेक्सी के एक सोलर सिस्टम में रहते हैं, लेकिन ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक बहुत ही बड़े गैलेक्सी क्लस्टर में से एक गैलेक्सी है। और ये गैलेक्सी क्लस्टर्स कई बिलियंस ऑफ गैलेक्सी से बने हुए हैं। और आप लोग ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये जो गैलेक्सी क्लस्टर हैं वो सब के सब एक लानियाकेया सुपर क्लस्टर्स में आते हैं। और लानियाकेया सुपर क्लस्टर के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज जैसी करीब 5,50,000 से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। और कई सारे स्पेस एस्ट्रोनॉमर्स तो यहाँ तक अज्यूम करते हैं कि लानियाकेया सुपर क्लस्टर्स जैसे हमारे यूनिवर्स में कई करोड़ों सुपर क्लस्टर्स हो सकते हैं। और इन्हीं कई सारे सुपर क्लस्टर्स में आते हैं कई सारे स्टार्स, जिससे ही ये सारे के सारे ब्लैक होल्स क्रिएट होते हैं। एक स्टार का लाइफ स्पैन 2 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर। और आप लोग ये जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारे अर्थ पर जितने सारे बीच पर जो डस्ट पार्टिकल्स और जो सैंड पार्टिकल्स हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा स्टार्स हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और हमारी अर्थ करीब 2 बिलियन ईयर्स पुरानी है और इसमें से कुछ करोड़ों सालों में से ही हम ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ है, जिसे आज तक हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं यूनिवर्स को, और यहाँ से मॉडर्न टेलीस्कोप के जरिए उन्हें देख भी सकते हैं। इसीलिए ये अज्यूम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि हमारे यूनिवर्स में आखिर कितने सारे ब्लैक होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से करीब 642 लाइट ईयर्स दूर ओरियन कॉन्स्टेलेशन में एक स्टार जिसका नाम है बीटलजूस, वो अपनी लाइफ के एक एंड स्टेज तक पहुंच चुका है। और इस स्टार के हाइड्रोजन के फ्यूल्स और रिजर्व्स पूरी तरह से डेड हो चुके हैं, इसलिए अब ये कभी भी एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है। लेकिन
सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है, अभी भी इसके अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर हैं। हम ह्यूमंस के लिए तो ये ईयर्स बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन एक स्टार के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। यानी किसी भी स्टार के जब हाइड्रोजन का फ्यूल एक्सपेंड हो जाता है तो वो एक ब्लैक होल क्रिएट करता है। यानी जब उसका पूरा का पूरा हाइड्रोजन के रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो अपने ही ग्रेविटेशन में कोलैप्स कर जाता है विद द टाइप 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और इसी से एक ब्लैक होल क्रिएट करता है। ब्लैक होल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं इवेंट होराइजन, जो उसके आसपास के सराउंडिंग्स होते हैं, सिंगुलैरिटी जो उसके सेंटर में होता है। जब आप किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के आसपास होते हो तो ब्लैक होल की ग्रेविटी आपको अपने अंदर खींच लेती है, और जब आप एक ब्लैक होल के अंदर जाते हो तो उसके अंदर एक पार्ट जिसका नाम है सिंगुलैरिटी, आप उसके बीचों बीच चले जाओगे और आपके बॉडी के एटम्स एज वेल एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन असल में ये सारा का सारा मास कहाँ जाएगा? ये सारा का सारा मास ब्लैक होल के अंदर ऐड हो जाएगा, जिससे इस स्टार ऑफ एक्सप्लोजन का कई सारा मास बढ़ जाएगा। क्योंकि ब्लैक होल के अंदर सिर्फ नेगेटिव फोर्स है, इसलिए अगर आप किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के आसपास होगे तो आप उससे कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है वो एक अनइमेजिनेबल अमाउंट्स में होती है। लेकिन अगर ये ब्लैक होल इतना ज़्यादा डेंजरस है तो इसका अंत कभी ना कभी तो ज़रूर होना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स में जिस भी चीज़ का बर्थ होता है उसका अंत भी ज़रूर होता है। और इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी जो है हॉकिंग रेडिएशंस। हम सभी जानते हैं कि हमारा स्पेस काफ़ी ज़्यादा अनइमेजिनेबल ऑफ लाइट ईयर्स की डिस्टेंस में फैला हुआ है, और इसमें से कई सारा पार्ट एम्प्टी है। लेकिन असल में ये सारा का सारा पार्ट एम्प्टी नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार सारा का सारा पार्ट एम्प्टी नहीं है। कई थ्योरीज ये बताती हैं कि यहाँ पर कई सारे वर्चुअल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। और ये इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम इन्हें अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये प्लस और माइनस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं और वहीं पर गायब हो जाते हैं, और हम इन्हें माइक्रोस्कोप लेवल से ही देख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज़ के पार्टिकल्स और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। जब ये प्रोसेस किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास होती है तो ब्लैक होल इन दोनों पार्टिकल्स में से नेगेटिव पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और पॉजिटिव पार्टिकल्स को रेडिएशंस के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये सब तो हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फोर्स है, लेकिन थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल अपने अंदर जब इन नेगेटिव पार्टिकल्स को अंदर खींचता है तब ब्लैक होल अपने मास का 0.000001% मास लूज करता है, और ये जो इतना कम अमाउंट में मास है उसे ब्लैक होल 10,000 अरब 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 ईयर्स में ही लूज करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे जैसे ब्लैक होल का मास कम होता जाएगा और उसका साइज छोटा होता जाएगा, इस प्रोसेस की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। जब ब्लैक होल का साइज छोटा हो जाएगा तब ब्लैक होल अपने अंदर जितना भी मास उसने स्टोर कर रखा था वो सारा का सारा मास एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी ज़्यादा बड़े एक्सप्लोजन में बाहर निकलेगा। और जब ये एक्सप्लोजन होगा, जो भी चीज़ इस एक्सप्लोजन के सामने आएगी वो सारी की सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। लेकिन इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी। यूनिवर्स के लॉ के अकॉर्डिंग जितना सारा मास ब्लैक होल ने अपने अंदर स्टोर कर रखा था उस मास का क्या होगा? इसी को कहा जाता है द हॉकिंग रेडिएशंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।